ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पहला चैप्टर हम लोगों ने आज पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट। इसमें आप लोगों ने सिर्फ कहाँ से करना है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से लेके एंड तक करना है। ये पिछले 2 पेजेस इसमें आपने नहीं करने, तो टोटल 3 पेजेस ही करने हैं। छोटा सा चैप्टर है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम देखें प्रिंसिपल साइट, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की प्रिंसिपल साइट कहाँ होती है? 2 साइट्स होती हैं जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। एक होती है हमारे पास ओरल कैविटी यानी हमारा माउथ, और दूसरा होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद कौन सी चीज़ें डाइजेशन कराती हैं? एंजाइम की बात करें तो एंजाइम आती हैं ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेजेस, जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की ब्रेक डाउन करवा देती हैं। अब ये 2 तरह की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एक होती है एंडोग्लाइकोसाइडेजेस, जो कि आपके पास ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की ब्रेक डाउन कराती है, और दूसरी होती है डाइसेक्राइडेजेस, जो कि क्या कराती है? आगे हम डाइसेक्राइड की हाइड्रोलाइज करा देती है, और उससे इन सब से क्या प्रोडक्ट बनता है? आपके यहाँ मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, इसके साथ आपके पास आ जाते हैं फ्रक्टोज हो गया, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज हम देखें क्या होता है। जो स्लाइवरी अमाइलेज होती है हमारे पास, वो करती है सबसे पहले ब्रेक डाउन करवाती है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, और इसके रिजल्ट में क्या बनता है? जो अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बच जाते हैं वो होते हैं शॉर्ट ब्रांच या अनब्रांच ओलिगोसेक्राइड, जिसको हम लोग डेक्स्ट्रिन्स कहते हैं। अगला अगर बात करें, अगली एंजाइम है पेंक्रियाटिक एमाइलेज। पेंक्रियाटिक एमाइलेज हमें पता है पेंक्रियाज से रिलीज़ होता है। पेंक्रियाज जैसे ही आपकी इंटेस्टाइन में स्टमक से एसिडिक एक्सक्रीशन पास करती है, ये अभी डायग्राम को छोड़ दें, अगर स्टमक से इंटेस्टाइन में एसिडिक एक्सक्रीशन जैसे ही पास करती है, वो स्टिमुलेट करती है पेंक्रियाज को कि वो अपनी पेंक्रियाटिक एक्सक्रीशन रिलीज़ करे और न्यूट्रलाइज करे इसको। तो इसमें क्या होगी? अमाइलेज होगी, अल्फ़ा अमाइलेज, जो कि डाइजेशन करा देगी। उसके बाद अगर हम देखें इंटेस्टाइन में कौन सी डाइसेक्राइडेजेज आती हैं। इंटेस्टाइन में बहुत सी डाइसेक्राइडेजेज आती हैं। डाइसेक्राइडेजेज का मतलब होता है जो डाइसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करा रही होती हैं उनकी बॉन्ड्स में। अब डाइसेक्राइडेजेस को आपने कैसे याद रखना है? आसान सा तरीका है बिल्कुल। आपने अब देखो मेल्टेज है ना, मेल्टेज क्या करेगी? मेल्टोज की ब्रेक डाउन करेगी, तो वो क्या तोड़ेगी? आपके पास अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड तोड़ देगी। इसी तरह आइसोमेल्टेज जो होगा वो क्या करेगी? अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड तोड़ देगी। इसी तरह जो लैक्टेज होगा वो लैक्टोज को तोड़ेगी, तो लैक्टोज में कौन सा आता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ जाता है, उसको तोड़ देगी। इसी तरह जो ट्री हेलेज होगी वो क्या करेगी? ट्री हेलोज क्या होता है? अल्फ़ा 1,1 डाइसेक्राइड बॉन्ड होता है, मोस्टली आपके पास उसमें फंजाई वगैरह में वो क्लीव हो जाता है इससे, ट्री हेलेज से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड। अब इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड, जितनी भी इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन होती है मोनोसेक्राइड की, वो बेसिकली अपर जेजुनम तक हो जाती है, अपर जेजुनम तक हो जाती है। उसके बाद आपके पास जो चीज़ें होती हैं गैलेक्टोज और ग्लूकोज वगैरह जो रिलीज़ होते हैं, वो आपके पास क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं? जो ग्लूकोज होता है और गैलेक्टोज होता है वो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में क्या? सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसमें क्या होगा? सोडियम का सिम्पोर्ट होगा, यानी सोडियम साथ जाएगा ग्लूकोज के एब्जॉर्ब होने के लिए, और क्या होगा? एंटीपोर्ट नहीं होगा, ये सॉरी एरो गलत लगा दिया। ये दोनों सोडियम और ग्लूकोज बाइंड होंगे रिसेप्टर में, और दोनों मूव आउट करेंगे इंटेस्टाइन से। कहाँ चले जाएंगे? पोर्टल सर्कुलेशन में चले जाएंगे। इसी तरह अगर हम फ्रक्टोज की एब्जॉर्प्शन देखें तो फ्रक्टोज की एब्जॉर्प्शन एनर्जी यूटिलाइज करती है, लेकिन इसमें क्या होता है? सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होता है। इसमें क्या था? सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज है, गैलेक्टोज की क्या थी? सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर था। फ्रक्टोज में क्या होगा? सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होगा। उसके बाद अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाए, एबनॉर्मल डिग्रेडेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स हो, मतलब डाइसेक्राइड नहीं हो रही, वैसे तो इतना एफिशिएंट होता है कि वो अपर लोअर जेजुनम तक पहुंचते ही सारी चीज़ें आपके पास डाइजेस्ट हो चुकी होती हैं, जितनी भी डाइसेक्राइड्स होती हैं और डाइजेस्ट हो चुकी होती हैं मोनोसेक्राइड में। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी भी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है, डाइसेक्राइडेज की डेफिशिएंसी हो गई है, तो क्या होगा? अनडाइजेस्टेड डाइसेक्राइड पड़ी होगी। जब अनडाइजेस्टेड डाइसेक्राइड पड़ी होगी इंटेस्टाइन में, तो वो क्योंकि ऑस्मोलिटिकली एक्टिव होगा, तो वो क्या करेगा? वाटर की मूवमेंट इन्वर्ट करा देगा। वाटर की मूवमेंट इन्वर्ट इंटेस्टाइन में होगी, उससे क्या होगा? डायरिया हो जाएगा। एक डायरिया हमारे पास सिम्टम आया। दूसरा क्या हुआ? जब हमारे पास अनडाइजेस्टेड डाइसेक्राइड पड़ा है, वो उसको बैक्टीरिया आके फर्मेंट करेगा। बैक्टीरिया फर्मेंट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और साथ फ्लैचुलेंस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अगला है, अच्छा ये
एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती क्यों है। अब इसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, मैल अब्जॉर्प्शन हो सकता है, इसके साथ आपके पास अगर वो हो जाए डायरिया, कुछ जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होती हैं उनका लॉस हो जाता है। जब डायरिया, स्वेयर डायरिया हो रहा हो पर्सन को, तो उसके साथ एंजाइम्स का लॉस हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जब बंदे को बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ हो कि वो दूध या डेयरी प्रोडक्ट वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि उस वक्त आपके पास एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हुई होती है, क्योंकि उनका लॉस हो रहा होता है आपके फीकल मैटर के थ्रू, तो इसलिए वो इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें, अब लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम से ही ज़ाहिर है, मतलब लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टोज को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाएगा। अब एज डिपेंडेंट लॉस ऑफ लैक्टेज एक्टिविटी भी होता है, और एक होता है म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर 2। अगर म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर 2 आ जाए तो इससे क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम नहीं सही तरह बन पाती, जिसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट ये होता है, आप योगर्ट अपने पेशेंट को कहते हो योगर्ट खाए, या फिर लैक्टेज की पिल्स ले ले खाने से पहले, या फिर वो कैल्शियम को तो पूरा करना है ना, आप दूध नहीं पी सकते मगर कैल्शियम को तो आपने पूरा करना है, तो क्या करेंगे, लीफी वेजिटेबल्स आप उसे सजेस्ट करेंगे कि आप वो खाओ, या फिर आप उसे चीज़ सजेस्ट करोगे। अच्छा, और पिल की फॉर्म में भी दे सकते हो लैक्टेज। अगला है कंजेनिटल सक्रेज आइसोमेल्टेज डेफिशिएंसी। अब सक्रेज आइसोमेल्टेज कम्प्लेक्स क्या होता है, जो सक्रेज एंड आइसोमेल्टेज जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, सक्रेज क्या कर रही थी, अल्फा 1,2 बॉन्ड जो कि सक्रोज में होता है उसको तोड़ रही थी। अब सक्रेज और आइसोमेल्टेज बेसिकली एंजाइमिक एक्टिविटी होते हैं एक फंक्शनल एंजाइम के, जो कि क्लीव हो जाती है इनटू सक्रेज और आइसोमेल्टेज। इसका नाम होता है सक्रेज आइसोमेल्टेज कम्प्लेक्स। ठीक है, कभी कभार इसकी डेफिशिएंसी ये किस लिए होती है, सक्रोज की डाइजेशन कराने के लिए, और आइसोमेल्टेज क्या करा रही थी, आपके पास अल्फा 1,6 बॉन्ड की डाइजेशन हाइड्रोलाइज करा रही थी। अच्छा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, और इसमें ट्रीटमेंट क्या होती है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन हम लगा देते हैं कि भाई पेशेंट को कहते हैं आपने ना सक्रोज खाना है और ना आपने इस तरह, मतलब सक्रोज से मना कर देते हैं कि आपने नहीं ये लेना, क्योंकि आपके पास एंजाइम नहीं है जिसकी वजह से वो हाइड्रोलाइज हो सके। अच्छा जी, अब अगर हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट में क्या एंजाइम्स की कमी हो गई है, तो डायग्नोसिस हम इस तरह करते हैं, डिफरेंट ओरल टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। ओरल टॉलरेंस टेस्ट के साथ हम लोग एक और टेस्ट होता है हाइड्रोजन इन ब्रेथ। इसमें क्या हम करते हैं, हाइड्रोजन कितनी गैस आ रही है ब्रेथ में, ये हम मेजर कर लेते हैं। ये मोस्ट रिलायबल मेथड होता है फॉर डिटरमाइनिंग कि जितनी आपने कार्बोहाइड्रेट इंजेस्ट की है वो एब्जॉर्ब हुई है, डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हुई भी है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर वो क्या होगा, बैक्टीरिया से फर्मेंट हो जाएगी। बैक्टीरिया से फर्मेंट होगी तो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन गैस होगी तो आगे ब्रेथ में हाइड्रोजन गैस ज़्यादा होगी। थैंक यू, दिस वॉज द एंड। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।